मन्नत मन्नत उठो बेटा। सायरा बेगम ने इसके मुंह पर पानी की छींटे मारी। मन्नत की पलकों में जुम्बिश हुई। मन्नत ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो खुद को बेड पर लेटा पाया। तला और रिदा के अलावा सब घर वाले इसके आसपास खड़े थे। मन्नत इन सबको खाली खाली नज़रों से देखने लगी। बेटा क्या हुआ था तुम्हें? सायरा बेगम ने इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मन्नत को कुछ देर पहले वाला वाक़या याद आया। इसके चेहरे पर खौफ ने जगह ले ली। मन्नत बेटा तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? सायरा बेगम परेशान हो गई। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मन्नत अटकते हुए बोली। बेहोश कैसे हो गई फिर? हमजा इसके पास बैठे हुए बोला। वो थकान की वजह से चक्कर आ गए थे। मन्नत ने सर पर हाथ रखकर कहा। अच्छा चलो तुम यहाँ आराम करो, हम सब जाते हैं, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के चले। हमजा फ़िक्रमंद हुआ। नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नत ने फीकी मुस्कुराहट मुस्कुराई। ठीक है आराम करो। हमजा और सब कमरे से चले गए, सिवाय सायरा बेगम के। वो ही मन्नत के पास बैठ गई। शाम को वलीमे का फंक्शन रखा गया था। मन्नत कल रात तला के साथ हुए हादसे और सुबह अपने साथ हुए हादसे के बारे में सोचकर पहले से ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। इसने जो कुछ भी ख़ुद को समझाया था कि वो इससे नहीं डरेगी, वो सब बेकार हो गया था। डर इस पर हावी हो रहा था। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से इसका मुझसे सामना कम हो रहा था, लेकिन जब सब चले जाएंगे तो फिर वो मेरे पास आएगा। तब मैं किस तरह इसका सामना करूँगी? आज की रात आखिरी रात थी, कल सब ने चले जाना थी। मन्नत तो जैसे होश खोती जा रही थी। मन्नत किन सोचों में घूमो, महर ने इसे लाया। महर मन्नत की तबीयत को सुनकर इससे मिलना ही कि नहीं, मन्नत ने चौंक कर कहा। मन्नत यार क्या हो गया तुम्हें? ऐसी क्यों हो गई हो? एक नज़र डालो खुद पर, कैसी होती जा रही हो? महर परेशानी से गोया। कुछ नहीं, मन्नत ने सर झुका लिया। कोई बात है तो बताओ ना प्लीज़, शेयर करो। महर ने इस पर जोर दिया। कुछ नहीं। कुछ देर खामोशी के बाद मन्नत बोली। महर तासुफ से इसे देखने लगी। महर जानती थी कि कोई तो बात है जो मन्नत परेशान कर रही है, लेकिन वो क्या बात थी वो जानती थी। वलीमे के फंक्शन में भी वो गायब दिमागी से शरीक हुई। तला ने भी बहुत जानने की कोशिश की कि क्या हुआ है, लेकिन इसका एक ही जवाब था, कुछ नहीं। सायरा बेगम ने इसे यूँ देखकर परेशान हो गई थी। पहले भी कई बार वो इसके सामने आया था, लेकिन इस बार वो इससे कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि शायद वो इस बार वो जान गई थी कि वो कुछ भी कर सकता है। हॉल से वापस आकर मन्नत सायरा बेगम के कमरे में सोने चली गई थी, और ये बात इसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मन्नत रात के आखिरी पहर मन्नत को आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ वो कैसे भूल सकती थी? इसने झट से आंखें खोली। मन्नत ने दूसरी तरफ देखा तो वो सायरा बेगम के सराहने खड़ा था, हमेशा की तरह काले लिबास में, लहू टपकाती आंखें। इसकी वो एक हल्की रोशनी में भी साफ देख सकती थी। चेहरे पर वो एक खौफनाक मुस्कुराहट सजाए। वो इसे देख रहा था। इसके हाथ में चाकू था और वो चाकू की नोक पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। देखते ही देखते इसने सायरा बेगम की पेट में चाकू घोंप दिया। अम्मी! मन्नत ज़ोर से चीख मारकर उठ गई। क्या हुआ मन्नत? सायरा बेगम ने इसकी चीख की आवाज़ से जाग गई। मन्नत इनसे लिपट कर रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ मन्नत? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? बताओ तो सही। सायरा बेगम परेशान हो गई। मन्नत बस रोई जा रही थी। मन्नत कुछ तो बताओ बेटा। सायरा बेगम का दिल कट रहा था इसे इस तरह रोता देखकर। कुछ देर बाद वो इससे अलग हुई। सायरा बेगम ने इसे पानी पिलाया। अब बताओ क्या हुआ है? सायरा बेगम ने प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरा। मन्नत ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा चलो बस ख्वाब था, सो जाओ। सायरा बेगम ने अभी और कुछ पूछना मुनासिब न समझा। मन्नत लेट गई और आंखें मूंद ली। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ना जाने किसकी नज़र लग गई है, तो इसकी हिफाजत फरमा। सायरा बेगम ने अपने रब की बारगाह में दुआ की, और वो रब ने बेशक दुआ को कबूल करने का इख्तियार रखता है। और मन्नत का माथा चूम कर इसके बराबर में लेट गई। आसफ की बहुत रोकने के बावजूद मन्नत कॉलेज आ गई। मन्नत अपनी सोचों में गुम थी जब महर ने इसे लाया। हाँ, मन्नत होश में आते हुए बोली। यार आंटी को कॉल करके कह दे आज तुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, महर ने कहा। लेकिन क्यों? मन्नत ने पूछा। मुझे कुछ काम है, तू मेरे साथ चलना, महर ने बताया। कैसा काम? मन्नत ने पूछा। बस है कुछ, तू कह दे आंटी को। ठीक है, महर ने इसे देखते हुए कहा। हम मन्नत ने सर हिला दिया। कॉलेज से वापसी पर महर मन्नत को लेकर एक मज़ार पर आ गई। यहाँ क्या काम है तुम्हें? मन्नत ने सामने देखते हुए कहा। है बस कुछ काम, चलो तुम, मन्नत ने संजीदगी से कहा, और इसे लेकर मज़ार के अंदर आ गई। मन्नत और महर दोनों अंदर चली गई, और वो भी मज़ार के बाहर खड़ा रह गया। महर और मन्नत ने मज़ार पर दुआ मांगी। फिर महर मन्नत को लेकर मज़ार के कोने में आकर बैठ गई। अब बताओ मसला क्या है तुम्हारे साथ? महर मन्नत से सख्ती से पेश आ रही थी, और इसमें मन्नत की ही बेहतरी थी। कुछ नहीं, मन्नत सर झुका गई। तुम सबको पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। बताओ अब क्या हुआ है? भरोसा नहीं है मुझ पर? महर जज्बाती हो गई। है, मन्नत आहिस्ता से बोली। फिर महर ने इसका चेहरा ऊपर किया। देखो मन्नत, मैं जानती हूँ कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कुछ तो है ऐसा। तुम ऐसी नहीं थी जैसी अब हो। तुम काफ़ी देर खामोश बैठी रहती हो, चौंक जाती हो, हर वक्त कहीं घूम रहती हो। मैंने अक्सर तुम्हें चेहरे पर खौफ की लकीरें देखी हैं। तुम किसी से डरती हो? कोई परेशान कर रहा है? बताओ कुछ तो प्लीज़ मेरी जान। ऐसे सब अकेले मत बर्दाश्त करो, शेयर करो मुझसे। अगर तुम्हें किसी से डर लगता है बताओ मुझे, वो जो भी है यहाँ नहीं आ सकता।
महर ने इसके प्यार से समझाते हुए पूछा। वो काफ़ी महीनों से मेरा पीछा पड़ा है। मन्नत ने चेहरा उठाते हुए कहा। इसकी आंखों में आंसू थे। कौन कौन पीछे पड़ा है? महर ने पूछा। मालूम नहीं वो कौन है, क्या चाहता है? मैं नहीं जानती, बस वो हर वक्त मेरे आसपास रहता है। मन्नत रोने लगी। फिर भी कुछ तो मालूम होगा इसके बारे में, कोई पता इसका? महर ने पूछा। मैं बस ये जानती हूँ कि वो कोई इंसान नहीं है, मन्नत रोते हुए बोली। महर को जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे ये सब बताओ शुरू से, कब से ऐसा हो रहा है? महर ने पूछा। 2-3 महीने हो गए। शुरू में मुझे सिर्फ कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने अम्मी को बताया, इन्होंने तुम्हारा वहम होगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा जैसे कोई है जो मुझ पर नज़र रख रहा हो, मुझे देख रहा हो। मैं डर गई। मैंने सोचा अम्मी को बताऊं, लेकिन फिर सोचा अम्मी फिर वही कहेंगी तुम्हारा वहम है। इस वजह से मैंने नहीं बताया। पहले वो मुझे सिर्फ महसूस होता था कि कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझ पर नज़र रख रहा है, मेरे साथ है। लेकिन कुछ हफ्तों पहले वो जाहिर होने लगा। वो बहुत खौफनाक है। वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मुझे इससे वहशत होती है। जब वो मेरे पास आता है मुझे ऐसा लगता है मैं जम गई हूँ इस जगह में, हिल नहीं पाती, पढ़ना चाहूँ पढ़ नहीं सकती। ऐसा लगता है ज़बान पर ताला लग गया हो। मन्नत बताते हुए खौफजदा हो रही थी। मन्नत ने शुरू से लेकर तला के साथ हुए हादसे और आजकल रात वाले ख्वाब तक सब बातें महर को बता दी। मन्नत, तुमने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तुम इतने महीनों से इतनी बड़ी मुश्किल में थी और मैं इस सब से बेखबर थी। मन्नत 2-3 महीने अहमियत रखते हैं। शुरू में बताया होता तो मसला आसानी से हल हो जाता। महर परेशानी से बोली। मैं डर गई थी। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन वो मुझे बताने नहीं देता था। वो मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है जब मैं किसी को बताने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें या किसी को भी बताया तो वह आसानी से नुकसान ना पहुँचा दे। मन्नत ने सर झुकाते हुए कहा। मन्नत, तुम जानती भी हो तुम किस मुसीबत को अपने गले लगा बैठी हो। वो तुम तक रसाई हासिल करना चाहता है। वो एक गलीज़ किस्म का जीन है। इसका मकसद तुम्हारे करीब आना है और तुम इससे डरती आई हो। इस वजह से वो तुम्हें डराता है। एक बूढ़ी खातून ने आकर महर की बात काटते हुए कहा। मन्नत और महर ने चौंक ऐसे जिन जवान और ख़ूबसूरत लड़कियों को तन्हा देखकर इनके पास आते हैं। और तुम जवान भी और ख़ूबसूरत भी, अपने बालों को बांध कर रखा करो। इससे डरा मत करो क्योंकि इसका सामना तुम कर सकती हो। जब तक खुद अपनी मदद नहीं करोगी कोई नहीं कर सकता। तुम डरती हो जब भी वो हावी है तुम पर। कभी भी इसे खुद के करीब मत आने देना। ऐसा हुआ तो बुरा होगा। जहाँ तक तुम बता रही हो वहाँ तक तो इसका काम आसान बना दिया है तुमने, खुद इसे अपने पास बुलाकर। वो काफ़ी हद तक भर चुका था। वो खातून बोल रही थी और महर और मन्नत साकित खड़ी थी। ये लो अपनी कलाई में बांध लो इससे। वो तुम्हें नज़र तो आएगा लेकिन पास नहीं आएगा। जब वो आए तो इससे डरना मत, सामना करना। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हाँ, वो कोशिश करेगा, साजिशें करेगा कि तुम इसे खोल दो, लेकिन इसे मत खोलना वरना मुश्किल में पड़ जाओगी। गलती से भी गलती मत करना इस धागे को खोलने की। अगर खोल दिया हो सकता है वो तुम पर कब्ज़ा कर ले, क्योंकि तुम इसे अपने पास आने की दावत दे चुकी हो। अगर ये धागा खोल दिया तो इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। खातून ने धागा मन्नत की तरफ बढ़ाया और थोड़ी सख्ती से कहा। ये लो, तुम भी इसे अपने कलाई में बांध लो। तुम इसके बारे में जान चुकी हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। खातून ने एक धागा महर के हाथ में थमा दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करेगा। खातून ने दुआ दी। मन्नत और महर धागे को देखने लगी। लेकिन आप कौन? मन्नत के अल्फाज इसके मुंह में रह गए। ये कहाँ चली गई? मन्नत ने सामने देखा तो कोई भी नहीं था। पता नहीं। महर भी हैरान हो गई। महर, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मन्नत रो देने को थी। मेरी जान, परेशान मत हो, इसे बांध लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। महर ने प्यार से कहा। क्या इसे बांधना ठीक रहेगा? तूने देखा ना, वो अभी यहीं थी और अचानक कहीं गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा। मन्नत उलझी। मन्नत, दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी है। अल्लाह ने हमारी मदद की है अपने अच्छे बंदों के ज़रिए। तुम इसे बांध लो। महर ने इसे समझाया। दोनों ने एक दूसरे की कलाई में धागे बांधे और घर के लिए निकल गई। कुछ दिन बाद सब ठीक चल रहा था। मन्नत का खौफ पहले से बहुत कम हो चुका था। वो इसे नज़र आता था लेकिन इसे सुकून था कि वो इसके पास नहीं आएगा। मन्नत अपनी पहले वाली लाइफ में वापस आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। सब घर वाले और महर भी बहुत खुश थी कि मन्नत पहले की तरह हंसने बोलने लगी है। मन्नत का डर कम तो हुआ था लेकिन ख़त्म नहीं। मन्नत को लगने लगा था कि सब ठीक हो गया, लेकिन आगे क्या होने वाला था सब इस बात से बेखबर थे। मन्नत, तुमने फिर क्या सोचा? महर ने मन्नत को मुखातिब करके कहा। किस बारे में? मन्नत ने पूछा। तलहा के बारे में, महर बोली। कुछ नहीं सोचा अब तक। मन्नत सर झुका गई। क्या तुम्हें अभी भी डर है इस बात का? महर ने पूछा। नहीं, मन्नत ने नफ़ी में सर को हिलाया। अब तो वो जिन भी तुम्हारे पास नहीं आता, तो फिर अब क्या मसला है? महर ने पूछा। कोई नहीं, मन्नत ने जवाब दिया। मन्नत, मुझे तुमसे बात करनी है, तलहा ने आते हुए कहा। हम करो, मन्नत बोली। मैं जानती हूँ मुझे काम है कुछ। महर आंख मारती हुई वहाँ से चली गई। तुमने मेरी बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तलहा मामूल के ख़िलाफ़ संजीदा नज़र आ रहा था। कौन सी बात का? मन्नत ने अनजान बनते हुए कहा। मन्नत, तलहा ने इसे घूरा। मैं सोच कर बताऊंगी, मन्नत ने इसे इधर उधर देखते हुए कहा। कल रात तक का वक्त है, जितना सोचना है सोच लो, तलहा ने कहा। मन्नत वहाँ से चली गई
और तलहा खुश हो गया कि इसने कुछ तो कहा, वरना तो वो बिना कुछ कहे ही चली जाती थी। मन्नत ने तलहा को हाँ कर दी थी। तलहा तो मानो झूम उठा था। इसने मन्नत के बहुत रोकने और मना करने के बावजूद अपने घर पर बात कर ली थी। सीमा बेगम और अहमद साहब को तो कोई एतराज़ ही नहीं था। सीमा बेगम की तो मानो दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो सब कुछ बहुत जल्दी चाहता था, इसलिए सीमा बेगम ने सायरा बेगम से बात कर ली थी। इनको भी भला क्या एतराज़ होना था। तलहा और मन्नत की बात पक्की हो गई थी। दोनों को ही अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। सब जगह खुशी का माहौल था, सभी खुश थे सिवाय एक के। तलहा ने एक नई ज़िद लगा रखी थी कि शादी की डेट जल्दी फ़िक्स की जाए, जबकि सब कह रहे थे कि पहले तुम दोनों अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लो, फिर सोचेंगे इस बारे में। लेकिन तलहा भी ज़िद्दी था, इसने सबको मनाकर ही छोड़ा। तलहा और मन्नत के इम्तहानात के बाद की डेट फ़िक्स कर दी गई थी। इस बार पहली बार तलहा को इम्तहान का इंतज़ार था। तलहा यार, पहले पढ़ाई तो ख़त्म होने दो, अभी से शादी की रट लगा ली तुमने, और अभी भी तो तुम कोई काम भी नहीं करते। मन्नत को इतनी जल्दी शादी का फ़ैसला पसंद नहीं आया था। तो कोई बात नहीं, तुम बाद में भी पढ़ सकती हो, मैंने मना तो नहीं किया। और रही काम की बात, तो तुम जानती हो बाबा के ऑफ़िस का आधा काम मैं संभालता हूँ, और पढ़ाई के बाद पूरा मैं ही संभालूँगा। तलहा ने इत्मीनान से जवाब दिया। चलो ये तो ठीक है, लेकिन कैसे लगेगा मैं शादी के बाद पढ़ने जाऊँ? मन्नत ने मुंह बनाया। अच्छा लगेगा, तुम और मैं साथ जाया करेंगे ना। तुम पहली बीवी होगी जो अपने शौहर को ऑफिस के लिए नहीं कॉलेज के लिए तैयार करोगी। तलहा शौक हुआ। तुम पागल हो? मन्नत बोली। हाँ, तुम्हारे लिए। तलहा की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। कितनी बकवास करते हो तुम। मन्नत हंसने लगी। यार थोड़ी तो इज्जत कर लो, होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा। तलहा ने मासूम शक्ल बनाई। हाँ हाँ हाँ, सोच लो, मैं बदलने वाली नहीं हूँ। मन्नत ने इसे डराने वाले अंदाज में कहा। हमें अपनी बेइज्जती कबूल है। तलहा मुस्कुरा दिया। तलहा तुम वाकई में पागल हो। मन्नत हंसने लगी। तलहा इसे हंसता देखने लगा। कमरे में ख्वाबनाक माहौल बना था। तलहा अपने बेड पर लेटा सुकून की नींद सो रहा था। वो सिर्फ मेरी है, इससे दूर रहो। जब इसे अपने कान में किसी की सरगोशी सुनाई दी, तलहा अचानक चौंक कर उठ गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था। कौन हो सकता है? तलहा सोच में पड़ गया। शायद मैंने कोई ख्वाब देखा हो। तलहा वापस बेड पर लेट गए। कुछ ही देर बाद इसे नींद आ गई और वो सो गया। और वो दूर खड़ा गुस्से से इसे घूर रहा था। तलहा और मन्नत के इम्तहान शुरू हो चुके थे। इसके बाद शादी के फंक्शन शुरू हो जाने थे। तलहा बहुत एक्साइटेड था। इस दौरान इसके साथ कई वाक़यात पेश आए। क्योंकि वो इन सब पर यकीन नहीं रखता था, तो इसने किसी को ना बताया इस बारे में कुछ, और ना ही कुछ ख़ास ध्यान दिया। आज मन्नत का माहियो था। मन्नत ने पीले रंग का नेट का लहंगा पहना था, जिसकी चोली ग्रीन कलर की थी। चेहरे पर लाइट सा मेकअप किया था, बालों को रोल करके आगे की तरफ किए। फूलों से बनी ज्वेलरी में वो नज़र लग जाने वाली हद तक प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह। महर के मुंह से बेख्तियार निकला। शुक्रिया। मन्नत मुस्कुरा दी। बड़ी खुश नज़र आ रही हो मोहब्बत के मिल जाने से। मान भी लो। महर ने इसे छेड़ा। मन्नत जवाबन मुस्कुरा दी। खुशी इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। फंक्शन सायरा बेगम के घर में ही रखा गया था। महर मन्नत को बाहर ले गई थी और लॉन में बने स्टेज पर बैठा दिया था। सायरा बेगम ने मन्नत की नज़र उतारी। सब ने मन्नत की खूब तारीफ़ की और दुआएं दी। कुछ देर बाद रस्में शुरू हो गई। मन्नत पूरे फंक्शन में किसी की नज़रों के हिसार में थी, और ये बात वो महसूस कर सकती थी। रस्में ख़त्म होने के बाद मन्नत बैठे बैठे थक गई थी, तो महर ने इसके रूम में छोड़ आई। मन्नत ड्रेसिंग के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी, जब इसे खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई। मन्नत ने मुड़कर पीछे देखा तो वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा इसे घूर रहा था।